सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 2 पूर्ण संख्याएं के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। निम्न कथनों को पढ़कर उनके सम्मुख बने कोष्ठकों में सत्य असत्य लिखिए। तो पिछली इकाई में हमने प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल किया था और उसमें जाना था कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती थी और सबसे बड़ी अनंत तक पहुंच जाती थी। लेकिन जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को हम गिनती संख्याएं भी कहते थे और जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये सारी संख्या कैसी संख्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो पहला कह रहा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बिल्कुल शुरुआत कहां से? शून्य से हो रही है ना। प्राकृतिक संख्या 1 फिर 2 फिर 3 आती थी, इसमें शून्य सम्मिलित कर लिया गया तो पूर्ण संख्या हो गई हमारी। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो ये जो कथन होगा हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दूसरा, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हर पूर्ण संख्या की हमें अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। तो कोई भी संख्या सबसे पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यह भी कथन हमारा कैसा है? सत्य कथन है। तो यहां पे हम सत्य लिख देंगे। तीसरा, किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है। अब हम किसी संख्या में भी शून्य का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? शून्य प्राप्त होगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि वही संख्या प्राप्त हो। जिसने 5 में शून्य का गुणा किया तो कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। और ये क्या बोल रहा? वही संख्या मिलेगी। तो कैसा कथन हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ये। अगला, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तो मान लो पूर्ण संख्या हमारी 5 है, इसमें शून्य से भाग करो तो जो भाग है परिभाषित नहीं होता है ना। तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। तो ये परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने क्रमागत संख्या 5 लिखी, 6 लिखी, 7 लिखी, 3 लिख दी मान लो। तो 5 में 1 जोड़ तभी तो 6 आएगा। तो 6 में 5 घटाओ तो 1। तो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी कथन हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है संख्याओं 2, 1, 5, 9, 7, 0, 2, 1, 5, 9, 7, 0 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो 0 यहां प्रदर्शित हो गया, फिर 2, 1 फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 है तो हमारा 1 प्रदर्शित हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, 0 हो गया, ये हमारा 2 प्रदर्शित हो गया, फिर 5, 3, 4, 5 आएगा ये हमारा। तो ये हमारा 5 प्रदर्शित हो गया, फिर 9, 6, 7, 8, 9 ये 9 आएगा, 7 ये हमारा 7 होगा, 0, 0 हो ही गया। तो ये संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन हो गया। प्रश्न संख्या 3 है संख्या रेखा पर निम्नलिखित योग को दर्शाइए। 3 + 7 = 10, 3 + 7 = 10। तो यहाँ 0 से शुरुआत करते हैं, 3 तक गए, फिर 7 तक जाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गए, तो कहाँ पहुंचे? 10 पे। तो ये टोटल प्रदर्शित कर रहा है 3 पहले गए, फिर 7 गए, 3 + 7 = 10। अब इस तरह इसको प्रदर्शित करना है। फिर अगला भी 0 + 11, तो 0 यानी 0 यही हो जाएगा हमारा। और फिर कहाँ? 11 तक जाना, 11 तक जाना है, तो ये हम पहुंच गए 11 तक। ठीक, तो 0 और +11 तो कितना हो जाएगा? ये 11 ही रहेगा। तो 0 + 11 = 11। अगला 3 + 5 + 8, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। 3 धन 5 धन 8, तो 0 से शुरुआत करते हैं, कहां तक गए? 3 तक गए, फिर 5 खाने जाना है, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, तो कहां पहुंच गए? 8 पे पहुंच गए। यह हमारा +3 हो जाएगा, ये +5 हो गया, +8। अब आगे 8 तक जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक पहुंच गए? 16 तक पहुंचे, 16 तक पहुंचे,
ये +8 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो हमने 0 से शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए? 16 तक। तो टोटल हो जाएगा हमारा 3 + 5 + 8 दैट इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित गुणनफल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहां पर ये 3 × 5 है, तो 3 फिर 3 दूसरी बार फिर तीसरी बार, यानी एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गई, चौथी बार, ये पांचवी बार हो गया। तो 5 बार कर दिया इसको। कहां तक? 15 तक पहुंच गए। इसी तरह 2 का गुणा करना है कितनी? 5 बार करना है। अब 2 × 5 हमको करना है, तो 0 से 2 तक जाएंगे, फिर कितनी 5 बार ऐसे बनाना है, फिर 2 खाने बने, फिर 2 खाने आगे बढ़े, फिर 2 खाने आगे बढ़े और फिर 2 खाने बढ़े। तो 1 2 3 4 5 बार हो गया टोटल, है ना, क्योंकि 2 की आवृत्ति कितनी 5 बार हो रही। तो यहां कहां पहुंच? 10 पे पहुंच गए। तो ये जो टोटल हो जाएगा वो हमारा कितना हो गया? 10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10। तो यहां खाली स्थान पे आ जाएगा 10। फिर यहां पर 0 × 3, यानी 0 एक बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया। तो 0 × 0 3, ये 0 हो जाएगी। फिर संख्या 5 है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 22 है। तो पहली व तीसरी का योगफल हमको 22 दे रहा है। तो पहली व तीसरी का योगफल कितना है? 22 दिया हमको। ठीक, हम तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्या पहली व तीसरी के योगफल 22 है और तीनों संख्या ज्ञात करना है। तो क्रमागत संख्याएं जब दी रहती हैं हमको और उसकी मध्य की संख्या बीच की संख्या निकालनी है, तो पहली व तीसरी के योगफल में यदि 2 का भाग कर दिया जाए तो हमको मध्य की संख्या मिल जाती है। तो बीच या मध्य की संख्या बराबर पहली व तीसरी का योगफल बटे 2। तो पहली व तीसरी को 22 है, 22/2 यानी हो जाएगी 11। अरे बीच की संख्या 11 है तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 11 में 1 कम कर देंगे और अनुवर्ती संख्या क्या हो? 11 में 1 जोड़ देंगे तो हमें तीनों क्रमागत संख्या मिल जाएगी। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी 11 से 1 घटाएंगे तो 10। दूसरी संख्या ये मध्य की संख्या ही रहेगी, 11 की 11 रहेगी। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगी। तो 3 क्रमांक संख्या कौन सी? 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई। पहली 10 है, तीसरी 12 है, 12 में 10 जोड़ो 22 हो गई। तो पहली और तीसरे का योगफल कितना मिल गया? 22 मिल गया हमको। प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, 2 पूर्णांकों के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। अब क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है कि हमने 3 में 5 जोड़ा, कितना होगा? 8 होगा। हम 5 में 3 जोड़ें तो भी 8 होगा, यानी कि 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 5 + 3। तो ये कौन सा प्रगुण कहलाता है? क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। तो यहां पर लिख देंगे क्रम विनिमय। फिर अभी किसी पूर्ण संख्या में 0 यानी 0 जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है। यहां पर 0 जो है वो योग का तत्समक अवयव है। इसको हम योज तत्समक भी कहते हैं। चाहे योग का तत्समक अवयव बोल दें, चाहे योज तत्समक बोल दें। तो यहां पर आ जाएगा योग का तत्समक अवयव, क्योंकि मान लो हमने लिया 0, उसमें 5 जोड़ो, 0 + 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो योगफल हमको वही संख्या मिल जाती है। फिर अगला है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का, अब 2 पूर्ण संख्या हमारी है, जैसे 2 लिया, दूसरी पूर्ण संख्या 3 है, इसका गुणा करें तो 6 मिला। यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये जो प्रगुण कहलाता है ये संवरक प्रगुण कहलाता है या क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक प्रगुण। 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 के समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में योग संक्रिया का ये जो गुण है वो साहचर्य प्रगुण है। और साहचर्य प्रगुण में क्या होता है? जैसे 3
प्लस 4 प्लस 5 किया, तो 4 में 5 जोड़ा पहले, 3 प्लस 9 ये हो जाएगा 12। अब 3 प्लस 4 कर लो पहले, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ा 7 हो गया, प्लस 5 12। तो यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। तो ये हमारा क्या कहलाता है, योग का सहचर प्रगुण। प्रश्न के साथ है निम्नलिखित गणितीय संख्याओं को सामने दिए गए प्रगुणों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो संख्या आगे पीछे की गई, योग पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी ये योग का क्रम विनिमय नियम है। और यहाँ पर ये दिया योग का क्रम विनिमय प्रगुण, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल 3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण हो जाएगा। फिर 3 गुणा 1 बराबर 3, यानी 1 का गुणा करने पर गुणनफल का पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 को क्या बोलते हैं, गुणन का तत्समक अवयव बोलते हैं। तो यहां पर 3 गुणा 1 बराबर 3, तो गुणन का तत्समक अवयव हो जाएगा ये। शून्य में 6 जोड़ने पर 6 रहा, तो ये भी हम जान चुके, तो किस में आ जाएगा ये, योग का तत्समक अवयव में। फिर 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी 5 प्लस 6 के योग में 4 जोड़ा गया है, या 4 प्लस 5 के योग में 6 जोड़ दो, तो ये कौन सा कहलाता है, सहचर प्रगुण कहलाता है। और चूंकि योग का है तो योग का सहचर प्रगुण हो जाएगा ये। 8 गुणा 0 बराबर 0, किसी संख्या में 0 का गुणा 0 हो जाएगा, तो इस 0 से गुणन का प्रगुण हो जाएगा। अब 8 में 1 का भाग किया जा रहा, और किसी भी संख्या में 1 का भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो 1 से भाग का प्रगुण हो गया हमारा। फिर 0 में 8 का भाग दिया जा रहा, 0 है, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए हमेशा उत्तर 0 ही आएगा, तो इस 0 में भाग का प्रगुण हो गया। और 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 पूर्ण संख्या गुणनफल किया गया, हमें एक पूर्ण संख्या मिल गई, ये सवरक प्रगुण कहलाता है। तो यहां पर ये गुणन का सवरक प्रगुण हो जाएगा।